दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज है 10 अगस्त और देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ जो है वो विजयवाड़ा से है, जहां पे कोविड-9 केयर फैसिलिटी में आग लगने की वजह से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? दो चीज़ें हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टीम है एनडीआरएफ की, वो उसमें काम कर रही है। साथ ही साथ पुलिस और जो फायर ऑफिशियल है वो भी इसमें राहत और बचाव कार्य में काम कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? ये कोविड के रिलेटेड जो भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अभी इससे पहले अहमदाबाद में भी एक इंसिडेंट हुआ, सो ये सब अपने नोट में रह सकते हैं। एंड देन यू कैन कोट कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है कोविड में, कोरोना के समय लोगों ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई हैं, और फ्यूचर में अगर हमें इस तरीके का अगर कोई महामारी या इस तरीके का कोई ओकेशन आता है तो कैसे हमें अपनी तैयारी को सही रखना है कि फायर सेफ्टी ये बिल्कुल जो भी जहाँ पे जब हॉस्पिटल है या जो बिल्डिंग है उसमें रहे। साथ ही साथ किस लिए रखा है आपने? अर्बन प्लानिंग, अगर अर्बन प्लानिंग का कोई क्वेश्चन आता है अर्बन डेवलपमेंट का, तो आप ये केस स्टडी देते हुए आप ये मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं या सेंसिटिव ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फायर सेफ्टी को स्पेशल ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बड़ी खबर है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 आइटम्स जो इंपोर्ट के हैं उनको बैन कर दिया है। और जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी लागू की गई है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और इसमें जो 101 आइटम्स हैं वो बाहर की कंपनी के बजाय इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वहीं बनाएंगे, और 200 करोड़ के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी बाहरी कंपनी उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। टोटल 52,000 करोड़ आइटम्स जो है, इतनी लागत के आइटम्स जो है इंडियन कंपनी से खरीदने की इस साल बात चल रही है। और फ्यूचर में भी 101 जो आइटम्स है उनकी लिस्ट तैयार की गई है, और ये भी मेंशन किया गया है कि किस साल तक, अगले 2 साल, 3 साल, 4-5 साल, कब तक इनको कंप्लीट बैन कर दिया जाएगा कि भारत में लोकली ये मैन्युफैक्चरर होंगे। सो ये कि बड़ी खबर है आत्मनिर्भर भारत के तहत कि जो डिफेंस के कई इक्विपमेंट्स, जिनमें सबमरीन भी शामिल है, जिसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है वो भी शामिल है, इस तरीके की हेलीकॉप्टर शामिल है, गन्स शामिल है, आर्टिलरी के सामान शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको हर पर्सपेक्टिव से कवर ये करना चाहिए। ये एक न्यूज़ है तमिलनाडु से, जहाँ पे कि तमिलनाडु की जो एमपी हैं कनिमोझी, उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ ने उनसे ये पूछा कि एयरपोर्ट पे क्या आप इंडियन हैं, और चेन्नई एयरपोर्ट पे ये इंसिडेंट इसलिए हुआ कि उन्होंने जो सीआईएसएफ के जो ऑफिशियल है उनसे ये कहा कि आप मुझसे तमिल में या इंग्लिश में बात करिए, मुझे हिंदी नहीं आती है। तो जो सामने वाला जो ऑफिशियल थे, जो सीआईएसएफ के अधिकारी थे, उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको हिंदी नहीं आती तो क्या आप इंडियन नहीं हैं? ये दोस्तों क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में आपको ध्यान होगा कि लगातार ये बात चल रही है इसकी कि तमिलनाडु में विरोध है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2 लैंग्वेज फार्मूला इंग्लिश और तमिल वो लागू किया जाएगा। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है उनको भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। और ये प्रतीत होता है कि जहाँ पे आप डिप्लॉय हैं, आप ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जैसे असम में जा रहे हैं तो वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में आपको सेंसिटाइज करना चाहिए। अगर आप तमिलनाडु में हैं तो वहाँ के लोगों की क्या भावनाएं हैं, किस तरीके का वहाँ कल्चर है, ये चीज़ होना चाहिए। सो आप जो जब भी कभी आपको इस तरीके का आंसर्स देने का मौका मिले कि क्या हमारे फोर्सेस में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ें टेक्नोलॉजी, वेपन्स, उनकी ट्रेनिंग का जब आप मेंशन करें तो उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो सॉफ्ट स्किल्स जिसे बोलते हैं कि किस तरीके से आपको बात करना है, कैसे लोगों की भावनाओं को समझना है, तो उसको ये मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारी फोर्सेस है, चाहे हमारे ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, तो वो कैसे उनकी ट्रेनिंग में इस पार्ट्स को इंक्लूड करें। अगला क्या है? अगला ये कश्मीर से है। 4 बीजेपी लीडर जो वहाँ पे उन्होंने क्विट कर दिया है। क्या इसका बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि लगातार जो सरपंच और पंच है उन पे अटैक्स हुए हैं कश्मीर में, और उसमें
सरपंच की डेथ भी हुई है, जो टेररिस्ट है उन्होंने वो किया था। आपको ध्यान होगा 2018 में लोकल लेवल के जो चुनाव हैं, पंचायत इलेक्शंस 73rd अमेंडमेंट के तहत वो कराए गए थे, और उसमें जो लोग चुन के आए थे वो अब ऐसा कह रहे हैं कि उनको जो टेररिस्ट है उसका विरोध कर रहे हैं और उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। सो ये कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जब भी आप चैलेंजेस के बारे में पूछे कि किस तरीके से एक तो कश्मीर JNK के रिलेटेड कोई अगर इशू आता है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है टेररिस्ट के द्वारा, और दूसरा आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो पंचायती राज है, म्यूनसिपैलिटी है, उनको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो ये आप एक पर्सपेक्टिव से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगला ये न्यूज़ है इदुक्की से, केरला का ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। इसमें जो डेथ है 43 हो चुकी है। ये लगातार हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं कई दिनों से, और NDRF और ड्रोन का सहारा इसमें लिया जा रहा है। क्यों इसको मेंशन कर रहा हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPSC का। वहाँ पे ये केस स्टडी के रूप में कि किस तरीके से NDRF की टीम ने इदुक्की में और बाकी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी किस तरीके से अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अभी ऊपर जो न्यूज़ देखी विजयवाड़ा की, उसमें भी हमारी जो नेशनल डिजास्टर फोर्स है वो लगे हुए हैं। सो ये सारी केस स्टडीज़ में अगर एक तो केस स्टडी अगर आप अपने आंसर्स में डाल देते हैं कि उसका बैकग्राउंड देते हुए, एंड देन अपने आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए आप जरूर केस स्टडी को मेंशन करें अपने जो भी आप आंसर देते हैं उसमें। अगली क्या न्यूज़ है? अगली न्यूज़ है फेसबुक से रिलेटेड। ये मैंने बताया भी था, इस चैनल पे कवर भी किया था पहले, कि किस तरीके से एक जो स्टूडेंट है उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम से उठा के एक गलत वेबसाइट, पॉर्न वेबसाइट पे डाल दिया गया था। सो वहाँ पे उसने चैलेंज किया था, लड़की ने कोर्ट्स में चैलेंज किया था कि उसकी फ़ोटोज़ को रिमूव किया जाए इंटरनेट से। सो दिल्ली पुलिस की जो साइबर डिवीज़न है उन्होंने उसको कुछ पोर्टल से रिमूव करा दिया, और फिर ये भी बताया कि किस तरीके से फ़ोटोज़ जो है एक साइट से कॉपी होते हुए कई साइट्स पे चली गई है। सो इसमें हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया और फेसबुक को ये बोला है कि उन्हें अपनी प्राइवेसी जो है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। क्यों ये मैंने डाला जब भी टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। टेक्नोलॉजी के क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, किस तरीके से आपकी प्राइवेसी का हनन हो सकता है, किस तरीके से आपकी फ़ोटोज़ या आपकी कही हुई बातों को वो मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, मिसयूज़ किया जा सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। अगर आंसर्स अगर लिखने को आता है तो इस केस स्टडी को आप ज़रूर कोट करिए कि किस तरीके से और हमें टेक्नोलॉजी में और किस तरीके से सख्त कानून या सख्त पैरामीटर्स की आवश्यकता है। और इसमें भारत का कानून ऑलरेडी बना हुआ है, साइबर एक्ट बना हुआ है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया जो प्रोवाइडर्स हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उनको किस तरीके से गाइडलाइंस को और सख्ती से इंप्लीमेंट करना है, तो अपने ये एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और एक तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सोशल स्कीम के हिसाब से। एक व्यक्ति जो है वो सुसाइड करने के लिए के प्लान में था। इस एक्टिविटी को फेसबुक ने ऑब्ज़र्व किया। फेसबुक ने जब ऑब्ज़र्व किया तो आयरलैंड से कॉल किया, दिल्ली पुलिस के जो साइबर DCP हैं उनको कॉल किया और उनको बताया कि एक व्यक्ति की एक्टिविटी वो सस्पेक्ट है और ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने बहुत तेज़ी दिखाई और उस नंबर को ट्रेस कर लिया जो फेसबुक में रजिस्टर्ड था उस अकाउंट से। जब उस नंबर तक गया तो मालूम चला एक महिला का नंबर है। फिर उसने ये बताया कि उसका फेसबुक जो है, इस नंबर से जो फेसबुक है वो उसके पति यूज़ करते हैं और उसका पति जो था वो मुंबई में थे। वहाँ से दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को कॉन्टेक्ट किया और मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति तक पहुंची और फिर मालूम चला कि वाकई में वो व्यक्ति काफ़ी डिप्रेशन में था, काफ़ी परेशानी में था। और इस तरीके से एक ये न्यूज़ है कि किस तरीके से फेसबुक और दिल्ली और मुंबई पुलिस ने मिलके एक व्यक्ति की जान बचाई। एक बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगला क्या है? DSLSA ऑर्गेनाइजेस फर्स्ट ऑनलाइन लोक अदालत। ये भी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अंदर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उन्होंने ऑनलाइन लोक अदालत जो है वो किया है। अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है? ये अथॉरिटी है गवर्नमेंट की जो लोग वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको जो है फ्री में या कम चार्जेस में या ऑलमोस्ट फ्री में जो लीगल हेल्प है वो प्रोवाइड कराते हैं।
और लोक अदालत जो भी किस तरीके के मामले हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ से या फाइन से जिनको दूर किया जा सकता है, उसमें लोक अदालत लगाई जाती है। ये लोक अदालत कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से बंद था, लेकिन अब दिल्ली में ये ऑनलाइन लगाया गया। तो जुडिशरी में जब जुडिशरी की बात है कि कैसे हम जुडिशरी को कोरोना के टाइम पे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप ये सब एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से लोक अदालत या बाकी कोर्ट्स में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह सुनवाई हो रही है। ये खबर है दिल्ली से। दिल्ली में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पोल्यूशन का लेवल है वो चेंज हो रहा है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन चीज़ें जान लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, नाम लिया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नाउ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यूपीएससी का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, पूरा इसका टॉपिक ही है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो पोल्यूशन सीपीसीबी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत 1974 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। और क्या है, इसको और भी पावर, एयर एक्ट 1981 के तहत भी पावर दिया गया है, और ये हेल्प करता है सरकार को, सजेशंस देता है और किस तरीके से जो पोल्यूशन लेवल है डाउन कर सकते हैं, क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइंस देता है। और क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया गया है इसमें, एक जान लीजिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये प्रीलिम्स के लिए जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रखना। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये वेटेड एवरेज लिया जाता है जो हवा में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, और ओजोन। ये इनका एवरेज निकाल के, इनकी मात्रा जो प्रेजेंट होती है उसका एवरेज निकाल के एयर क्वालिटी इंडेक्स निर्धारित किया जाता है। तो आप प्रीलिम्स में अगर आपको इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है, या किसी भी एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, पॉल्यूटेंट्स का एवरेज, कौन कौन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हवा में, वो चीज़ होते हैं ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्या समझे आप ये समझो कि एक ये नंबर होता है और उस नंबर से निर्धारित होता है कि हवा की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। जैसे 200 के ऊपर चला जाता है तो एक तरीके से ख़राब हवा होती है, और 300 के ऊपर चला जाए तो बहुत ही सीवियरली ख़राब हवा होती है। 50 के नीचे जब उसका नंबर होता है तो अच्छा है, 50 से 100 के बीच में मॉडरेट है। तो आप ध्यान रखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना कम होगा उतना ज़्यादा एयर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसमें क्या दिखाया, इसमें ये दिखाया है कि 2020 में जो जुलाई का महीना है वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 83 रहा, 134 2019 में था। उसी तरीके से मार्च से अप्रैल के महीने में आप देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था लॉकडाउन के दौरान वो 90 था, एज़ कम्पेयर टू 208। 2019 में वही जो आंकड़ा था, नंबर था 200 के ऊपर था, यानी कि बहुत ही ख़राब हवा थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार मार्च अप्रैल के दौरान ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 रहा। सो ऑथर क्या कह रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी ये क्वालिटी और ख़राब होती जाएगी। और ये भी ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्टेप पहले लिया भी है, जैसे कि जो कोल वाले जो प्लांट है उनको बैन करा दिया गया, और बाकी स्टेप्स, ऑड इवन स्टेप्स, ये सब लिए गए हैं। एक और टर्म इसमें इस्तेमाल हुआ है PM 2.5। PM 2.5 क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। पर्टिकुलेट मैटर मैंने बताया कि हवा में प्रेजेंट होता है, तो उसका जो साइज़ है 2.5 माइक्रो जो है मीटर, वो उसका साइज़ है। और ये छोटा पार्टिकल होता है और हवा के साथ अगर आपके लंग्स में जाता है तो आपको काफ़ी अफेक्ट करता है। तो जितने भी अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी उससे दिक्कत हो सकती है। तो ये इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए बिल्कुल मजबूती से इसको ध्यान रखना, ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रीलिम्स के खासकर। मेंस में आए तो बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला हम टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है CIT लॉन्चेस चाइना क्विट इंडिया कैंपेन। क्या इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये एक प्राइवेट ग्रुप है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का। ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक ग्रुप है, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये ट्रेडर बॉडी है कि देश भर के कई ट्रेडर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और जो भी अपनी डिमांड उसके थ्रू उठाते हैं। ये लोग अभी चाइना के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि चाइना के जो माल है, चाइना के जो डिजिटल है, ऐप्स हैं या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडस्ट्री से हट जाए। बस इतना ही जान लीजिए कि CIT ये है क्या।
ये एक न्यूज़ है हरियाणा से। 18 इंस्टीट्यूट्स नेम्ड आफ्टर फॉलन सोल्जर्स। हरियाणा में एक पॉलिसी बनी थी कि जो भी शहीद होते हैं बॉर्डर पे, उनके नाम पे इंस्टीट्यूट्स का नाम रखा जाएगा। और 7 साल पहले ये पॉलिसी बनी थी, लेकिन जितने भी हमारे शहीद थे हरियाणा के, उन सब के खिलाफ, उन सब के नाम पे ये सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो नाम रखे जाने थे, अब तक नहीं हुआ था। अब इसको दोबारा रिवाइव कराया गया है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब भी आप आर्म फोर्सेस की बात करें कि किस तरीके से एज अ समाज या गवर्नमेंट उनके लिए किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है, सो पैसा या फिर बाकी चीज़ों को मेंशन करने के अलावा आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम रखे जा रहे हैं। क्या न्यूज़ है अगली? अगली न्यूज़ जो है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 की हुई थी, उसमें जो विडो हैं जिनके पति डेथ हो गई थी, उन विडोज़ को 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन 2019 से वो पेंशन बंद हो गई है। 2010 में ये जो व्यवस्था लागू हुई थी कि हर महीने 500 उनको मिलेगा, उसके बाद बढ़ा के 1,000 कर दिया गया था। सो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि क्यों ये बंद किया गया है ये पेंशन। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो उनको सेटलमेंट था, कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो लोग थे, जो सर्वाइवर थे, उनको जो पैसा मिलना था, एडिशनल पैसा कंपनसेशन, वो भी अभी कोर्ट के में लड़ाई की वजह से रुका हुआ है, कोई पिटीशन की वजह से। सो क्यों डाला है इसको? मैंने ये डाला है कि कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या कदम पहले उठाए गए हैं, किस तरीके से कंपनसेशन पे किया गया है, किस तरीके से जो पेंशन दी गई है। और इसी का एग्जांपल देते हुए आप अपने जो भी आप अपने सजेशंस देते हैं आंसर्स में, तो अपने आंसर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एक आपको आइडिया भी देता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि हाँ बताइए ये डिजास्टर हुआ है, इसमें क्या आपको लगता है कि करना चाहिए, तो आप इसको कोट करके अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला भी ये हरियाणा से है। ये कहता है गुरुग्राम में रेल कॉरिडोर जो है, फास्ट ट्रैक रेल कॉरिडोर, उसकी बात चल रही है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। गुरुग्राम के आसपास जो रेलवे कॉरिडोर, ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन की बात इसमें हुई है, और ये अप्रूव हो चुका है कम्प्लीटली, और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप इसको कह सकते हैं कि एनसीआर के अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट में का जो टॉपिक है यूपीएससी का, आप उसमें इसको कवर कर सकते हैं। ये क्या है? ये नागालैंड से खबर है कि नागालैंड में, ये एक इम्पॉर्टेंट अब न्यूज़ है, आप इसको प्रीलिम्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, कि नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट है। फेक डिस्ट्रिक्ट जो म्यांमार बॉर्डर पे है, वहाँ 93 साल के सोलोथेरी, ये और इनकी वाइफ्स जो 79 ईयर्स की हैं, इनको कोरोना हो गया था, और साथ ही साथ कोमॉर्बिडिटी था। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? मतलब और भी बीमारियां थी, कोरोना के अलावा पहले से ही बीमारी थी। और एक जो थी, इनको जो 93 ईयर के हैं, उनको आर्थराइटिस थी, और वाइफ को डायबिटीज़ थी। ये कोरोना से लड़के ठीक होके आए हैं और उनका स्वागत किया गया है। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक नज़ीर है, एक एग्जाम्पल है कि कोरोना से कोमॉर्बिडिटी होने के बावजूद भी आप ठीक हो सकते हैं। ये बात कही गई थी, जो रिसर्चर है, कि कोरोना से सबसे ज़्यादा डेथ जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनकी हो रही है। मतलब ऑलरेडी अगर आपको पहले से कोई बीमारी है और फिर आपको कोरोना हो जाता है, तो उस केसेस में ज़्यादा डेथ हो रही है। लेकिन नागालैंड के 93 ईयर के जो व्यक्ति है, उनके ठीक हो जाने के बाद, जो ये फेक डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, और सोलोथेरी, तो इनके ठीक हो जाने के बाद में एक नया एग्जाम्पल सेट हुआ है कि आप यू कैन रिकवर इवन इफ़ यू हैव कोरोना विथ कोमॉर्बिडिटी। ये क्या है? ये माथेरन महाराष्ट्र से न्यूज़ है। 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज, ये माथेरन जो इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे फाउंड आउट की गई है। सो ये आप प्रीलिम्स के हिसाब से देख लीजिएगा। टोटल 140 रेयर स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई मिली है, और 77 न्यू जो बटरफ्लाइज है वो वहाँ पे मिली है। कहाँ पे? माथेरन महाराष्ट्र में। सो पूछ सकता है कि भाई रिसेंटली इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, ये कौन सी जगह पे हुआ है, टोटल इतनी स्पीसीज है। और 1894 में, इससे पहले 1894 में ये जो बटरफ्लाइज है, इनको कोडिंग इनकी कोडिफाई किया गया था।
अगला क्या है, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस फार्म इंफ्रा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसमें 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसको इनॉग्रेट किया है। इसमें क्या है, इसमें स्टोरेज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कोल्ड स्टोरेज आपको बनाना हो, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाना हो, जो आपका हार्वेस्ट है, जो आपका अनाज है, जो आपकी प्रोड्यूस है, जो भी आप किसान उगाते हैं या पैदा करवाते हैं, तो इनके लिए 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो किया गया है। साथ ही साथ और क्या हुआ है, पीएम किसान स्कीम के तहत जो पैसा है 6 इंस्टॉलमेंट वो भी इसको रिलीज़ किया गया है। तो ये कि किसानों के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल सेक्टर स्कीम है और ये जो है इम्प्लीमेंट की गई है। तो आप इसको मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के भी हिसाब से आप देख सकते हैं। वो मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट किया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो क्या सही है, ABC 1 2 3 सही है, 2 3 सही है। तो आप उसमें आप लिखेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिखा है वो गलत होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 1 लाख करोड़ का, और कोल्ड स्टोरेज हो, स्टोरेज फैसिलिटी और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कहीं भी। ये क्या है, ये पुरानी न्यूज़ है। ये भी जो प्रशांत भूषण पे जो इन पे जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है उसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट आज उसमें फैसला सुनाने वाला था। 10 साल पुराना केस है जिसमें प्रशांत भूषण जो है उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ स्कैंडलस टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो जुडिशरी है वो करप्ट है। इससे रिलेटेड सुनवाई चल रही है और इसमें डिसीजन आना है। ये क्या है, ये नेपाल और इंडिया का डिस्प्यूट है। इसमें जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है लॉर्ड भगवान बुद्ध, वो जो है एक भारतीय ग्रेटेस्ट भारतीयों में से रहे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस हैं। सो उसके बाद नेपाल की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स काठमांडू में, उन्होंने जवाब दिया है कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो नेपाल लुम्बिनी में पैदा हुए थे और लुम्बिनी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो एक छोटा सा ये विवाद हुआ है, तो नेपाल से जो विवाद चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देख सकते हैं। ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ है LAC कॉम्प्लिकेट्स इंडियाज़ ऑप्शंस। मतलब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिवशंकर मेनन, इन्होंने ये कहा है कि अगर भारत और चाइना का लड़ाई होती है तो अमेरिका इसमें पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका को इससे बेनिफिट नहीं है। और इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के इंडिया में आके लड़ाई लड़ने में कोई इसका बेनिफिट नहीं है। सो एक ये एनालिसिस के हिसाब से इसको अगर हमें मेंस में अगर देखना हो तो एनालिसिस के हिसाब से हम देख सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि इंडिया चाहे कितने भी फ्रंट्स बना ले, चाहे क्वाड बना ले या अमेरिका से कितना भी क्लोज हो जाए, बट सच्चाई ये है कि भारत और चाइना दोनों नेबर हैं और कोई भी अगर हल निकलेगा तो भारत और चाइना को आपस में निकलना पड़ेगा और US पे ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले वो अपना फ़ायदा देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है ये एक किताब लिखी गई है, यतीश यादव एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है रॉ और हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन। इसमें वो खालिस्तान मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो खालिस्तान मूवमेंट है उसमें क्या रही, मतलब 1980 से लेके जब तक खालिस्तान मूवमेंट चला था। खालिस्तान मूवमेंट दोस्तों चला था जो पंजाब जो स्टेट है भारत का उसको अलग जो है देश बनाने के लिए खालिस्तानी जो थे वो डिमांड कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी किताब में पूरी चीज़ लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट इसमें एक शब्द है रेफरेंडम 2020। क्या है रेफरेंडम 2020? रेफरेंडम 2020 जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं जो अभी ऑनलाइन एक तरीके से पेटिशन कर रहे थे कि पंजाब स्टेट में रेफरेंडम 2020 में रेफरेंडम कराए कि वो भारत का पार्ट रहना चाहते हैं या वो अलग जो है देश बनाना चाहते हैं। कहाँ ये प्लान थी इसका? यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में। इसके लिए रैली भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे लंदन और कनाडा में कि रेफरेंडम कराने के लिए पंजाब स्टेट में। हालांकि जो गवर्नमेंट है पंजाब की हो चाहे भारत की, उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये ISI जो पाकिस्तान की ISI है वो इसको स्पॉन्सर कर रही है और वो चाहती है कि भारत में इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। बट आप बिल्कुल इसको ध्यान रहे रेफरेंडम 2020, और इसके तहत एक तरीके का एक डिज़ाइन ये किया गया था कि खालिस्तान जो मूवमेंट है उसको दोबारा जिंदा करें और भारत में प्रॉब्लम, भारत के पंजाब स्टेट्स में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। ये किताब भी सही है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं इस किताब को मंगा के अगर इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। अगला क्या है? अगला है इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें बातचीत आगे बढ़नी है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में बनाई गई थी। ये जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उससे रिलेटेड ये ट्रीटी है। और इन पे कोई भी अगर डैम बनाना हो, उनके पानी का बंटवारा हो, इस ट्रीटी के तहत इस पे काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि एक जो डैम बनना है, जो डैम इस पे बनना है, उसको लेके चिनाब रिवर पे, रन ऑफ द रिवर रैटल डैम बनना है, उसमें जो डिस्प्यूट है उसको लेके है। इसमें एक और क्या है, इसमें ये भी है कि भारत ये चाहता है कि एक न्यूट्रल बॉडी बन जाए, जो न्यूट्रल बॉडी भारत और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है इस डैम से रिलेटेड उसको हल करे। और पाकिस्तान ये चाहता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वहाँ पे वो जाए। और वर्ल्ड बैंक भी इस ट्रीटी का जो है पार्ट है, और वर्ल्ड बैंक को उन्होंने कहा था, वर्ल्ड बैंक ने कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया है कि भारत के जो कह रहा है न्यूट्रल बॉडी बनाए या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बढ़ाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें बाकी भी जो नदियाँ हैं, चिनाब, झेलम नदी, इंडस नदी, उन पे जो भी पानी का बंटवारा या डैम बनने की बात है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों ये न्यूज़ में आया था? 2016 में जो उरी अटैक हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के, उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर एक साथ फ्लो नहीं कर सकता है। तो उस समय ये फिर से न्यूज़ में आई थी ये ट्रीटी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये अंडमान निकोबार विल बी मैरीटाइम हब। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आज वो ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई और अंडमान के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का, ऐसी प्रोजेक्ट्स का वो करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो अंडमान निकोबार में नेट कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है? ये लगातार हम ये न्यूज़ कवर भी कर रहे हैं। लोया जिरगा अप्रूव प्रिजनर, ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। वहाँ पे तालिबान के जो प्रिजनर थे 400, ये मैंने बताया भी था कि 400 प्रिजनर थे, वो उनको रिलीज़ करने की बात चल रही थी। और ये 400 पे सीरियस जो केसेस है वो केसेस है। लेकिन अब जो है अफ़गानिस्तान ने डिसीजन लिया है कि ये 400 जो तालिबानी प्रिजनर हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि पीस टॉक, अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में पीस टॉक आगे बढ़ सके। जो अब्दुल्ला है लोया जिरगा के जो हेड कर रहे हैं, और जो अशरफ घानी हैं अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट, इन लोगों ने लोया जिरगा की मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि ये 400 लोगों को छोड़ा जाएगा, जिससे कि बातचीत आगे बढ़ सके। नाउ अब ये इम्पॉर्टेंट है, भारत का इसमें क्या है? भारत का स्टैंड इसमें ये है कि जो भी अफ़गानिस्तान इसमें डिसीजन लेगा प्रिजनर्स को छोड़े जाने का, वो उसके साथ में है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें, जिनके फॉरेनर्स हैं जो मारे गए थे, उनके फैमिलीज़ वालों ने ये तालिबान के जो सीरियस केसेस के जो मुलजिम हैं उनके छोड़े जाने पे आपत्ति व्यक्त की है। लेकिन ये भी एक बात है कि इससे जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान और गवर्नमेंट के बीच की बातचीत आगे बढ़ेगी। ये क्या है? ये है यूएस के जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो ताइवान विजिट कर रहे हैं। ताइवान नाउ क्या है? ताइवान चाइना के साउथ में एक खुद को वो कंट्री कहते हैं, लेकिन चाइना कहता है कि वो जो है ताइवान हमारा ही पार्ट है और हम इसको लेके रहेंगे। वहाँ पे यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जा रहे हैं। 1979 के बाद से किसी भी सीनियर ऑफिशियल ने ताइवान की विज़िट नहीं की थी अमेरिका से। लेकिन जो अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार जो डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट चल रहा है, उसी के तहत ये भी एक नई खबर है कि यूएस हेल्थ सेक्रेटरी चाइना के विरोध के बावजूद ताइवान में जा रहे हैं। मैं आपको यही बता दूं कि ताइवान में एक तरीके से अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, और काफ़ी ज़्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अमेरिका ताइवान को सप्लाई करता है। और जस्ट ये चाइना के साउथ चाइना सी में है, चाइना के जस्ट साउथ में। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कोरोना का वो रिलीफ जो मेज़र है वो साइन किया है। इसको मैंने कल ही बताया था। क्या न्यूज़ है ये? अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता कोरोना में जो बेरोज़गार लोग हैं उनको दिया जा रहा है। पहले $600 दिया जा रहा था, जो जुलाई में ख़त्म हो गया। और अब जो नया साइन किया है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, उसके तहत
$400 जो है वो उनको दिया जाएगा। क्यों रखा है मैंने? ये रखा है कि जब आप ओवरऑल कोई कोरोना से रिलेटेड केसेस आते हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया गया। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भारत में कैसे किया गया, अमेरिका में कैसे किया गया, तो आपको ये चीज़ की जानकारी रहे कि अमेरिका में भी यही चीज़ हो रही है। जो भारत में कैश दिया जा रहा है, अमेरिका जैसे देश में भी बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है। सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत किस तरीके से, कितने अच्छे से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से हर जगह पे यही सिचुएशन बनी हुई है, चाहे अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री हो या भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री भी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये लेबनान से है। लेबनान से दोस्तों बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट जहाँ रखा गया था वहाँ ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद से लगातार बेरूत और लेबनान में जो विरोध प्रदर्शन जारी है जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में। ये लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन कर दे, हट जाए, ताकि नए इलेक्शन हो, और वो कहते हैं कि ये करप्ट गवर्नमेंट है। तो इस तरीके की बातें लगातार इसमें चल रही है। इसमें पुलिस और जो प्रोटेस्टर है उनके बीच में झगड़े काफ़ी हुए हैं और उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से और वैसे भी ये आप ध्यान रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये प्रीलिम्स या मेंस किसी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? बेलारूस से है। बेलारूस से ये क्या खबर है? बेलारूस में इलेक्शन हुआ है और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये पिछले 25 साल से लगातार ये प्रेसिडेंट रहे हैं, और छठी बार भी चुन के आने के लिए इनकी संभावना बनी हुई है। हालांकि एक जो टीचर है, इंग्लिश टीचर, वो इनके खिलाफ खड़ी हुई है और काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है उसका प्रदर्शन रहा है। हालांकि जीतने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो जो करंट प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको उन्हीं का है। सो प्रीलिम्स के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या दोस्तों? ये श्रीलंका से है। कई बार बता चुके हैं, जो महिंदा राजपक्षा हैं वो उनकी जो है उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह उनका हो गया है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी इनको मिली है। और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं 19th जो किया गया था, जिसमें कि प्रेसिडेंट का टर्म सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट का टर्म कर दिया गया था और कुछ पावर भी हटा ली गई थी, उसको ख़त्म करने की बात की गई है। क्या और इसमें है? इसमें यह है कि जो नॉर्थन पार्ट है श्रीलंका का वो तमिल बाहुल्य एरिया है, और एलटीटीई के साथ काफ़ी लंबा विवाद चला। तो जो तमिल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि श्रीलंका की जो सरकार है वो तमिल के लिए वो काम करेंगे। और जो 13th अमेंडमेंट जो 1987 का भारत और श्रीलंका का जो अकॉर्ड साइन किया गया था, उसमें तमिलों को सही ढंग से ट्रीट करने की बात भी कही थी, उनको पावर देने की बात की गई थी। सो वो 13th अमेंडमेंट को सही ढंग से लागू करेंगे। तो याद रखिएगा 19th अमेंडमेंट जो कि प्रेसिडेंट की पावर को कम करने के लिए था, और 13th अमेंडमेंट श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में 1987 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत जो तमिल्स हैं नॉर्थर्न श्रीलंका के, उनको और पावर दिए जाने की बात कही गई। तो ये इसमें 2 हमारे काम के टर्म्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये खबर है मॉरिशियस में इंडियन ओशियन में ऑयल स्पिल हुआ है। सो ये जापानीज जो कैरियर है उसके द्वारा हुआ है, और MV वाकाशियो ये जो है शिप का नाम था, और उससे जो तेल है वो उसका रिसाव हुआ है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये क्वेश्चन रहेगा। सो दोस्तों आज का ये करंट अफेयर्स था, और करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर किए हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।